जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारा सेशन जो है करंट अफेयर्स का होता है और करंट अफेयर्स सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स के को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं दोस्तों। और आज उसी का दिन है, आज उसी का समय है जब हम आपके बीच में करंट अफेयर्स को लेकर पहुंचे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज जो करंट होगा बेहद इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी विस्तृत होगा। और आने वाले दिनों में जो फरवरी में बीपीएससी और आरओ का एग्जाम की संभावना दिख रही है, उसी एग्जाम को टारगेट रखते हुए हम पूरा एक साल का करंट अफेयर्स फरवरी तक पढ़ाएंगे। और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए, कोई छूट न रह जाए, इसको बकायदा से ध्यान में रखते हुए हम फरवरी तक आपके कोर्सेज को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप हमारे करंट अफेयर्स को निश्चित देखते रहिए, लगातार बने रहिए। और ये करंट अफेयर्स ज़्यादातर फोकस्ड रहेगा आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आप इस करंट से जुड़े रहें। दोस्तों मैं आज आपके करंट को लेकर जो पहला प्रश्न बनाया हूं वो है, भारत को मिली जीपीएआई की अध्यक्षता। अब दोस्तों देख सकते हैं, पहले जीपीएआई का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की अध्यक्षता भारत को मिली है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं कि यह जो जीपीआई है उसकी गठन जो है 2020 में हुई है, बट उसके पास 25 सदस्य हैं। और वह 25 सदस्य कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि G20 के संबंधित देशों की संख्या 20 और 5 अन्य देशों को मिलाकर 2020 में इसका गठन किया गया है। और भारत जिसकी आज अध्यक्षता मिली है वह संस्थापक इसका सदस्य है। और भारत की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है और प्रारंभ से ही बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसकी महत्ता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भारत को अध्यक्षता मिली है वह भारत कनाडा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए, अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्यक्षता के लिए जो मतदान हुए थे उसमें भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है और कनाडा को भी पीछे छोड़ा है, तब जाकर भारत को यह अध्यक्षता मिली है दोस्तों। तो भारत को इस जो है कि संस्था के महत्व को समझ सकते हैं। भारत इस संस्था में भारत की महत्ता को समझी जा सकती है। इसका सम्मेलन 2021 और 22 में टोक्यो जापान में हुआ है। जो इसका लास्ट सम्मेलन हुआ दोस्तों वो टोक्यो जापान में हुआ है और 21-22 नवंबर के बीच में हुआ है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण किया है भारत। यानी कि भले ही यह टोक्यो में सम्मेलन हुआ है लेकिन इसका अध्यक्ष फ्रांस रहा था। ये आप बेहद इंपॉर्टेंट रूप से नोट कर लें कि आप टोक्यो में इसकी लास्ट सम्मेलन देख पाए थे, लेकिन उस समय उसकी अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की जा रही थी। बट अभी फिलहाल भारत को फ्रांस से ही इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुआ है। और देख सकते हैं भारत का जापान में प्रतिनिधि जो थे वह आईटी राज्य मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर जी। अर्थात जापान में जब इसका सम्मेलन हो रहा था, तो जापान के टोक्यो में जब सम्मेलन हो रहा था तो भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व किए थे वह आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी किए थे। और मैं बता दूं कि इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम उद्देशिका में इसको बनाए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एआई का इस्तेमाल तथा संपूर्ण विश्व में एआई का वितरण सुनिश्चित करना। मतलब यह हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व में समान रूप से इसका वितरण हो सके और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल हो सके। इसलिए इस सम्मेलन का जो है कि गठन किया गया है, इस संस्था का गठन किया गया है। और मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो वैश्विक जो है परिदृश्य है उसमें भारत की महत्ता इतनी बड़ी है कि इसको हाल ही में अध्यक्षता तो मिली ही मिली है। भारत में जो बढ़ती डिजिटलीकरण है, भारत में लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बढ़ावा मिल रहा है, उससे भारत को आगामी दिनों में इतना लाभ होने वाले हैं कि विशेषज्ञों का मानना यह है कि जो भारत का 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ कदम है, उस कदम में एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपका
यह संस्था जीपीएआई और विश्व बिरादरी भारत को इस महत्ता भारत की इस महत्ता को देखते हुए विश्व बिरादरी ने इसको अध्यक्षता दिया है और सर्वाधिक मतों से अध्यक्षता पाने वाला भारत एक देश बना है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जीपीएआई का अध्यक्ष भारत बना है जो फ्रांस से अध्यक्षता प्राप्त किया है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, इंडिया फेम 2022 का जो संस्करण है वो 12वां संस्करण है और यह जो हुआ है वो नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। इंडिया फेम 2022 का आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ दोस्तों। इसके उद्घाटनकर्ता मानसुख मांडविया हैं और केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री हैं, वह इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। और इस तरह से देख सकते हैं, थीम इसका क्या था कि विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत का निर्माण करना है। भारत के निर्माण को के संबंध में यह कार्य किया जा रहा है और इसके लिए आप ध्यान देंगे रसायन और पेट्रो रसायन, अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन की दुनिया में भारत की एक महत्ता है और रसायन के को लेकर जो भारत की कृषि रसायन है अर्थात उर्वरक रसायन, उसमें भारत की महत्ता और बढ़ गई है क्योंकि आज उर्वरकता के उत्पादन में भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश बन चुका है दोस्तों। पहले पे अगर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, तो चौथा देश भारत बना है उर्वरक की महत्ता को लेकर, रसायन की महत्ता को लेकर। अगर हम ओवरऑल रसायन के उत्पादन की बात करें दोस्तों तो दुनिया का 6वां भारत देश है महत्वपूर्ण, जो ओवरऑल रसायन के उत्पादन करके दुनिया में अपनी महत्ता को स्थापित किया हुआ है। अगर उसी तरह से बात करें कि जो कपड़े को लेकर डाई और उर्वरक के सेक्टर में, अर्थात रसायन तो हर फील्ड में उपयोग होता है, कपड़े में जो भारत उपयोग करता है और उसके डाई से लेकर उसके रसायन को लेकर हम जो निर्यात कर रहे हैं वह पूरे वर्ल्ड के निर्यात का 16% है। और ऐसा करते हुए हम दुनिया के दूसरे बड़े निर्यातक देशों में शामिल हुए हैं। अगर पहला चीन है तो दूसरा भारत इस स्थान को प्राप्त कर लिया है। और हम बता दें आपको कि रसायन के डिमांड और रसायन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत रसायन उत्पादन में अपने गति को बढ़ा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया फेम 2022 का संस्करण नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है और ये पूरा डिपेंडेबल था कृषि और कपड़े के संबंधित रसायन के उत्पादन तथा उसके निर्माण को लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से देखेंगे क्योंकि आने वाले प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये तीसरा वाला हमारा क्रम है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। और हालांकि उनका जन्म आप याद रख लीजिए जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि यह पहले व्यक्ति हैं। पहले इनका संबंध देख लीजिए, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है और इनका जो व्यक्तित्व क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि जब 1951 में सबसे पहले कहीं चुनाव हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था। पहले लोकसभा का चुनाव 1951 में शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में और वह 1951 वाली जो चुनाव है वो 1952 में जाकर पूर्ण हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो 1952 भले लोकसभा चुनाव कहा जाता है लेकिन उसकी शुरुआत 51 में हुई थी और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में ठंडी के मौसम आने वाले थे। चुनाव आयोग ने 1951 में फैसला किया था कि ठंडी के परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराना असंभव है, इसीलिए भारत में सबसे पहले ठंडी से बचने के लिए हिमाचल के क्षेत्रों में चुनाव करा लिए गए थे। और उसी चुनाव के दौरान पहले मतदाता के तौर पर श्याम शरण नेगी थे, जो अब देखेंगे इन्होंने लोकसभा में 16 बार मतदान किया है। अर्थात जितने भारत में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 16 बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने मतदान किया है और विधानसभा के चुनाव में 14 बार मतदान किया है दोस्तों। लास्ट में आपको पता भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे वह चुनाव 2 नवंबर को कराए गए थे, 2022 को कराए गए थे। उसमें भी श्याम शरण नेगी जी अपना मतदान किए, हालांकि वो मतदान बैलेट पेपर से किए थे। और ये दुखद बात मैं आपको बता दूं कि श्याम शरण नेगी जी जो 2 नवंबर 2022 को मतदान किए थे उनका 5 नवंबर 2022 को डेथ हो गया था। अर्थात ये बेहद दुखद घड़ी थी जब उन्होंने मतदान करके उसके तीसरे ही दिन अपने प्राण को त्याग दिया। दोस्तों उन्होंने खुद कहा था कि जो मतदान है मेरा या फिर जो भारत का जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है,
यह लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें मुझे गर्व होता है कि मैंने सर्वाधिक बार मतदान किया है। मुझे गर्व होता है कि मैं पहले मतदाता के तौर पे हूँ और इस प्रकार के मैं अंतिम 2022 में भी मतदान कर रहा हूँ। 2 नवंबर 2022 याद रखेंगे उनके मतदान का अंतिम स्थिति थी। नेक्स्ट हम बात करें, चौथा बात करें दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। याद रखेंगे भारत एक वैदिक देश है, वेदों का देश कहा जाता है, सनातनी परिस्थितियां वेदों की परिस्थितियां कही जाती हैं और पहली वैदिक घड़ी बनाई गई है और वह उज्जैन में बनाई गई है, मध्य प्रदेश में बनाई गई है। आप सबको मालूम होगा कि उज्जैन एक सांस्कृतिक नगरी है और सनातनी परिस्थितियों में ये इसका अपना स्थान है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, उसी जगह पर वैदिक घड़ी बनाई गई है। इसकी आधारशिला मोहन यादव जो है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी है। निर्माण कार्य इसके प्रारंभ हो गए हैं, पहली दुनिया की घड़ी होगी जो वैदिक आधारित घड़ी होगी। इसकी बड़ी विशेषता क्या है? विश्व को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना। दोस्तों यह विश्व की वैदिक समय की गणना के संबंध में दुनिया को परिचित कराना है कि भारत जब दुनिया में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, भारत जब दुनिया में समय काल नहीं हुआ करता था, उस समय भी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, एक ऐसी वैदिक जिसे आज की घड़ी कह सकते हैं वैसा डेवलप किया हुआ था जिससे हमारे समय काल के परिस्थितियों को आकलन किया जाता था या उसके हिसाब से हमारे सिस्टम को चलाया जाता था। और यह शुभ मुहूर्त जो होता है दोस्तों, ये 24 मुहूर्तों पर आधारित 24 घंटे की घड़ी होगी जो अपने आप में हर घंटे की अपनी एक विशेषता रखेगी और वह एक दुनिया के देशों के लिए आश्चर्य होगा जब हमारे इस घड़ी के संबंध में लोग जानकारी लेने के लिए भारत पहुंचेंगे या हमारे इस विधि की व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगला देखते हैं हम। EWS आरक्षण एक भारत में मुद्दा है और भारत में यह मुद्दा 2019 से प्रारंभ है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि संविधान संशोधन 103वां अर्थात 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में जनरल वर्ग के लोगों को EWS के अंतर्गत 10% आरक्षण देने की बात की गई थी। मुद्दा है 2019 का, लेकिन आज क्यों चर्चित है, किस तरह से संबंध है आज के परिस्थितियों में, इसका मैं आगे आपको बता रहा हूं, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के को लेकर एक चुनौती दी गई है दोस्तों। और चुनौती कहां दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई थी इसी आरक्षण को लेकर, जिसमें खुद भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह चुका था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। इसी विषय को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और मैं आपको बता दूं कि इंदिरा साहनी का केस इसी के संबंध में था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता है और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को रिपीट भी किया है कुछ मुद्दों पर कि भारत में 50% से अधिक का आरक्षण की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि यह क्यों चुनौती दी गई थी। इससे पहले देख लेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए यह आरक्षण था। पहले का आरक्षण जातिगत आरक्षण रहा है, पहले का आरक्षण वर्गगत रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह आरक्षण उस आरक्षण से बेहद अलग है। इसमें सामान्य रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनको, खासकर न सामाजिक रूप से और न राजनीतिक रूप से, बल्कि सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दी गई है। तो पिछले आरक्षण से इस आरक्षण का फॉर्मूला अलग है, इस आरक्षण का मतलब अलग है। किसी भी तरह से पिछले आरक्षण को वर्तमान 10% आरक्षण के साथ न जोड़िए, क्योंकि 10% आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पिछड़े हुए जनरल लोगों को ही प्रदान किया जाएगा और वो अभी उन्हीं के 50% कोटे में ही एक विशेष कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण देने की बात की गई है। तो जो सरकार की जो संविधान की मंशा थी, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, आज भी उस पर कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा फैसला जो आया वह 3-2 से बरकरार रखा गया है। अर्थात दोस्तों मैं बता दूं कि 5 जज संवैधानिक फैसले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 3-2 से फैसले को बरकरार रखा गया है। अर्थात 5 जजों में से 3 जज इस
ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पक्ष में थे, जबकि 2 जज विरोध में थे। पहले मैं बता दूं कि दिनेश माहेश्वरी एक, और बेला त्रिवेदी और जेपी पादरीवाला, ये 3 लोग इस आरक्षण के पक्ष में थे, जबकि उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, यू ललित और एस रविंद्रन भट्ट ने इस ईडब्ल्यूएस व्यवस्था का विरोध किया था। लेकिन 3, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से ही फैसला लिया जाता है, और बहुमत यह कह रहा है, बहुमत 3 लोगों का कह रहा था कि ईडब्ल्यूएस की आरक्षण सही है और उसे संवैधानिक परिस्थितियों के अनुकूल माना गया है, इसीलिए इस आरक्षण को बरकरार रखा गया है। दोस्तों, इसमें 2-3 बातों का उल्लेख जरूर रख लीजिएगा। पहले तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के ही 50% कोटे में से 10% अलग करके ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दिया जा रहा है, और तीसरे, यह संविधान के 15(6) और 16(6) के अनुरूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात का उल्लेख आप जरूर से याद रखिएगा, इसलिए यह चर्चा का विषय था। दोस्तों, 6वां मैं देखता हूं, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022, और इसका आयोजन जो हुआ है वो लंदन में हुआ है। 7 से 9 नवंबर 2022 के बीच में लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया गया है दोस्तों, और भारत का पर्यटन मंत्रालय ने इस मार्केट में भाग लिया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पर्यटन मंत्रालय के अधीन पर्यटन को बढ़ावा देने तथा उसके जो है कि विकास को करने के लिए पूरी जिम्मेदारी होती है, और पर्यटन मंत्रालय लंदन में आयोजित इस सम्मेलन में भागीदार बना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका विषय क्या था, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ, यह इसके विषय को रखे गए थे। और मैं बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा प्रदर्शनी था। इस बार जो यह प्रदर्शनी जो लंदन में आयोजित किया गया था, यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि यात्रा प्रदर्शनी था। और मैं बता दूं कि विश्व जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसी उद्योग का है या किसी क्षेत्र का है तो वह पर्यटन क्षेत्र का है दोस्तों। और यह भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सर्वाधिक रोजगार की संभावना जो है वो पर्यटन सेक्टर में बनी रहती है दोस्तों। और एक और भी डाटा इसमें बनता है कि गैर जो है कि स्किल्ड लोगों के लिए पर्यटन में रोजगार की संभावना सर्वाधिक होती है। यह भी एक बड़ी मुद्दा है। और खासकर इस बार यह जो ट्रेवल्स मार्केट लंदन में आयोजित किया गया है, वह पिछले दिनों 2 वर्षीय जो कोविड की परिस्थितियां थी, जिसमें पूरी पर्यटन व्यवस्था चरमरा गई थी, उसी में हर देश अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए लंदन पहुंचा हुआ था। और भारत का पर्यटन मंत्रालय भी लंदन में था, और इसलिए था कि भारत के पर्यटन को गति कैसे दिया जाए, भारत के पर्यटन को समृद्ध और विकसित कैसे किया जाए, विश्व के पर्यटकों को भारत में आकर्षित कैसे किया जाए, इन्हीं बिंदुओं को लेकर भारत का पर्यटन मंत्रालय इसमें भागीदार था। और मैं एक डाटा दे रहा हूं, हालांकि 2019 का डाटा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि भारतीय जीडीपी में 5.19% का योगदान जो है भारतीय पर्यटन देता है, और यह बेहद तरक्कीपूर्ण योगदान है। हालांकि हम लोग उम्मीद करेंगे कि भारत जितना विकसित, जितना बड़ा देश है, भारत जितना विशाल देश है, भारत के पास पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं, उसके हिसाब से भारत अभी अपने जीडीपी में योगदान नहीं प्राप्त कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में भारत के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, वो विश्व के पर्यटकों को भारत में आकर्षित करके भारत में पर्यटन का योगदान जो जीडीपी में है उसको और अधिक करने का है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेवेलियर पुरस्कार। शेवेलियर पुरस्कार जो है दोस्तों, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इस बात को लेकर मैं उल्लेखित कर रहा हूं। यह अरोड़ा साईराम, इन्हें भी प्रदान किया गया है। यह कर्नाटक के हैं और कर्नाटक भारत से जुड़ा इनका संबंध है। हालांकि अभी ये रहते फ्रांस में हैं, लेकिन इनका जुड़ाव जो है यह जो है कि आपके भारत से है, और अभी फ्रांस में ये रहने का कार्य कर रहे हैं। और यह अरुणा साईराम एक तरह से कह सकते हैं कि महिला हैं, और यह भारत से बाहर इस समय रहने का कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यह एक गायक हैं, संगीतकार हैं तथा मानवतावादी एक प्रसिद्ध वक्ता भी हैं, और इनकी इस महत्ता को
भारत और फ्रांस के संबंधों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वह भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय और फ्रांस के संबंधों को मूल्यगत बनाने के लिए जो इन्होंने कार्य किया है, जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, उसी को देखते हुए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आप याद रखेंगे, इनका नाम है अरुणा साईराम। नेक्स्ट और आठवां हम देखते हैं। आठवां कहता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान लागू करने वाला शहर, अर्थात भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल, जिसमें न बढ़े न घटे कार्बन, इस प्रकार से कौन ऐसा शहर होगा जो इस बार चुना गया है, तो वह शहर है वृंदावन मथुरा। और यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत इसका चुनाव किया गया है। और यह पहले तो आप देख लें कि सरकार ने 2041 तक इस शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का घोषणा किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक वृंदावन शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाने का निर्णय किया है। और आप सबको मालूम होगा कि कोप के सम्मेलन में भारत जो है अपने देश को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंट्री के रूप में बदलने का निर्णय किया है। और शुद्ध शून्य कार्बन वह होता है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं दोस्तों, उतना हमारे पर्यावरण में यदि कार्बन सोखने की क्षमता हो और दोनों का संतुलन बराबर हो जाए, तब हम उस परिस्थिति को शुद्ध शून्य कार्बन के रूप में मापते हैं। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन को इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में जो कार्बन उत्सर्जित गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाने जा रही है। और कार्बन उत्सर्जित जो फैक्ट्रियां या अन्य प्रकार के परिस्थितियां हैं उस पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को उसमें इजाज़त दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक कार्यविधि को ही उसमें करने की इजाज़त रहेगी। इस तरह से यह महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं नौवां कहता है 22वां विधि आयोग का गठन। दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है और 2022 में हुआ है। इस बात पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि 22वां विधि आयोग का गठन 2022 में हुआ है और यह भारत के संबंधित विधि आयोग है। और इसके अध्यक्ष जो हुए हैं, विधि आयोग के गठन जो किए गए हैं उसके जो अध्यक्ष हुए हैं वह ऋतुराज अवस्थी साहब हुए हैं। और मैं बता दूं कि यह विधि आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत में इसकी अपनी एक महत्ता है। भारत के विधियों के संबंध में इसका गठन होता है। इसके गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो बलबीर सिंह चौहान थे, जिनके रिटायर होने पर इस बार 22वें विधि आयोग के तौर पर ऋतुराज अवस्थी साहब का चयन हुआ है। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे हैं दोस्तों। और मैं बता दूं कि विधि आयोग के भारत में पहले अध्यक्ष MC शीतलवाड़ साहब थे, जो महान्यायवादी के तौर पर भी भारत में काम कर चुके थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका महत्ता क्या है, भारत में इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत में विधि की समीक्षा एवं भारत सरकार के सलाहकार एवं विधियों की समीक्षा, अर्थात मैं इसको अपने शब्दों में बताऊं तो भारत में विधियों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया जाता है। भारत सरकार के लिए सलाहकार के रूप में इसका गठन किया जाता है और भारत सरकार के विधियों की कार्यविधि पर आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। दोस्तों यह बेहद इंपॉर्टेंट एक आयोग है जिसका गठन 5 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट और 10वां हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन। यह बेहद इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों कि ये 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, नामपेन में हुई है, जो कंबोडिया की राजधानी है। और वहीं पर इस बार 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों आसियान एक संस्था है, आसियान एक संगठन है जिसका गठन 1967 में किया गया था और बैंकॉक घोषणा के बाद इसका गठन हुआ था। और मैं बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता है। और मैं यह भी बता दूं इसके साथ
कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत के साथ आसियान देशों की जो व्यापारिक साझेदारी है वो सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा है। अगर हम सबसे अधिक व्यापारिक साझेदार के रूप में किसी को मानते हैं तो आसियान को मानते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड से लेकर लाओस तक इसमें सदस्य देश हैं दोस्तों। और इसमें इस समय 10 सदस्य देश हैं। शुरुआत में इसके 5 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन इस समय यह 10 सदस्यीय संगठन है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया इसका संस्थापक सदस्य भी है। और इसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए गए हैं वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। जो कंबोडिया के नामपेन में इसका सम्मेलन हुआ है उसमें भारत के उपराष्ट्रपति जी पार्टिसिपेट किए हैं दोस्तों। जगदीश धनखड़ साहब पार्टिसिपेट किए हैं। और मैं यह भी बता दूं कि हमारे उपराष्ट्रपति जी का यह प्रथम विदेशी यात्रा था। आप याद रखेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जब किसी अपने पहले विदेशी यात्रा को पूरा करते हैं तो उससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात आपसे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा किस देश में थी, तो कंबोडिया में थी। इसके पहले आपने जाना था कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी पहली विदेश यात्रा ब्रिटेन में थी। वह तब थी जब एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई थी। उन्हीं के डेथ के सभा समारोह में उपस्थित होने के लिए हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली विदेश यात्रा के तौर पर इंग्लैंड पहुंची हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, इसमें भारत आसियान का 30वां वर्षगांठ हुआ है। यह 30वां वर्षगांठ मनाया गया है और मैत्रीपूर्ण रूप में इस वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। 30 वर्षों का लंबा सफर हो गया भारत और आसियान के संबंधों का, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। आप सबको मालूम होगा कि ईस्ट लुक पॉलिसी, इस समय ईस्ट एक्ट पॉलिसी किया गया है। यह सामान्यतः इन्हीं देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1991 में इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। इसे ईस्ट लुक पॉलिसी कहते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने ईस्ट एक्ट पॉलिसी के नाम पर परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट और हम 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वां कहता है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। पुष्कर राजस्थान का एक शहर है और ऐतिहासिक शहर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की जो मंदिर है एकमात्र भारत में कहीं है तो वो पुष्कर में है, राजस्थान में है। और वहाँ एक मेला का आयोजन किया गया है। मेला 2022 के नाम से जाना जा रहा है और यह अजमेर में हुआ है। इस मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर राजस्थान में हुआ है और 1 से 9 नवंबर के बीच हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसे ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। दोस्तों पुष्कर मेला को ऊंट मेला या कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़ी बात क्या है? पूरे राज्य के किसान, अर्थात राजस्थान की बात हो रही है, पूरे राज्य के किसान मवेशी, ऊंट और घोड़े जैसे पशुओं का व्यापार करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। एक बड़ा मेला है, एक बड़ा जो है कि आयोजन होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। उसे सबसे बड़ा भारत का मेला भी कहा जाता है, लेकिन पुष्कर मेला भी एक महत्वपूर्ण मेला है जो राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट और 12वां देख लेते हैं दोस्तों। यह भी राजस्थान से रिलेटेड आपके सामने दिखाई देंगे। बिहारी पुरस्कार 2022 याद रखेंगे, बिहारी पुरस्कार 2022। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार से रिलेटेड नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसका नामकरण बिहारी पुरस्कार रखा गया है और यह कहाँ इसका आयोजन हुआ है? उदयपुर राजस्थान में इस पुरस्कार का वितरण हुआ है। और मैं बता दूं कि 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक 31वां नंबर का पुरस्कार, एक 32वें नंबर का पुरस्कार। 31वें नंबर का जो पुरस्कार है 2021 के नाम पर, 2021 वर्ष के तौर पर मधु कांकरिया, यह जो पुरस्कार पाई हुई है मधु काकरिया। और मधु काकरिया जो है दोस्तों, इन्हें हम यहाँ थे के नाम की एक किताब थी, उन्हीं किताब पर, हालांकि वह पूरी किताब झारखंड राज्य पर प्रेफर कर रही थी और झारखंड राज्य के
आदिवासियों के जीवन शैली से जुड़ी हुई किताब थी। इसी किताब को ध्यान में रखते हुए मधु काकरिया को यह पुरस्कार दिया गया है, बिहारी पुरस्कार। मैं बता दूं कि राजस्थान में पिछले 7 वर्षों से रहते हुए जो व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से का हो, जो व्यक्ति हिंदी को बढ़ावा देता है या राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देता है, उसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरे जो 32वें व्यक्ति हैं, उनका नाम है, जो 2022 के नाम पर पुरस्कार लिए हैं, उनका नाम है डॉक्टर माधव हाड़ा। और माधव हाड़ा जो है, उनकी एक किताब है पंच रंग चोला पहर सखी रे, पंच रंग चोला पहर सखी रे नाम की एक किताब है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, अर्थात 32वां बिहारी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। और मैं बता दूं कि बिहारी पुरस्कार जो होता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन कुछ पुरस्कारों को देता है, जिसमें व्यास पुरस्कार भी है, जिसमें सरस्वती पुरस्कार भी है और बिहारी पुरस्कार भी है। दोस्तों मैं बता दूं कि व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार भारत के किसी भी हिस्से के लोगों के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बिहारी पुरस्कार स्पेशली राजस्थान से संबंधित लोगों को ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, बिरला फाउंडेशन, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। बस अगर शब्द लिखे ट्रिपल बी अगर डालें तो एक का बिहारी बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, व्यास सम्मान या पुरस्कार कह सकते हैं, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार। यानी बस में आप इंडिकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यास भी सम्मान और बिहारी भी सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये सभी सम्मान के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। याद रखिएगा, बिहारी पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य से संबंधित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, 1991 में किया गया था और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से किया गया था दोस्तों। और इस पुरस्कार राशि के तौर पर 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र तथा एक चिन्ह दिया जाता है। इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्तियों को, इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्तियों को यह एक सम्मानित पुरस्कार है। दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स के संदर्भ में हमने जो भी कुछ आपको देने का प्रयास किया है, उसका कंप्लीटली डिटेल फॉर्म आपको देने का प्रयास किया है। और इससे भी बेहतर मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार मैं ऐसा करता रहूंगा, ऐसा डिटेल, ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप खुद नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों हमें जरूर से याद रखेंगे और हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी करें। हम चाहेंगे कि अगर हमारे आप नए व्यूवर्स हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जीएस के पूरा कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आपको किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो इतना बेहतर और इतना कंटेंट इसके अच्छे रहेंगे कि आप हमारे वीडियो से लगातार बने रहेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।